हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट क्रैकर्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी 2026 के दिल्ली टॉप 10 करंट अफेयर्स और विथ एक्सप्लेनेशन। और इन सब जो भी क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ अपने अपने टेलीग्राम चैनल करंट क्रैकर्स पर आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का डे। आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आपके जो भी टारगेट्स हैं, जो भी आपने आज सोचे हैं, वो सभी पूरे कर पाएँ। और इन्हीं आशाओं के साथ ये क्लास, जो बहुत बड़ी क्लासेस लोग करंट करंट के नाम पे लेते हैं, उसे हम 20 या 25 मिनट में पूरे जो टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं जो कल के दिन में 8 तारीख को बने हैं, तो सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और समझ जाएंगे और चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपका कोट है कि यू आर योर बेस्ट थिंग। कि कोई कहता है ना मेरी बेस्ट थिंग ये है, मेरी आप खुद ही है ना अपनी बेस्ट थिंग है, जिसे खुद पे काम करिएगा। डेली सुबह उठ के करंट अफेयर्स क्लास देखिए, इसके बाद जो भी आपकी टारगेट्स हैं उस पे एक एक करके काम करने का ट्राई करिएगा। तो आप ही अपनी बेस्ट थिंग है और बेस्ट थिंग को और बेस्ट बनाने के लिए खुद पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और अपने जो भी एग्जाम्स हैं रेस्पेक्टिव उनके लिए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो इन सबसे क्लास आगे की शुरू करने से पहले आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस क्लासों में डिस्कस किया गया कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। महाराजा रणजीत सिंह, श्री गुरु रविदास महाराज, भगत सिंह एयरपोर्ट और लाला लाजपत राय। तो सही आंसर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसका आंसर या कल मैं आपको दे दूंगा या फिर आप कमेंट में बता दोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है आज का कि शारदा रिवर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सी रिवर? शारदा रिवर। आपने पहली बार सुनी होगी। शारदा रिवर कौन सी है? तो शारदा रिवर का दूसरा नाम है काली रिवर। काली रिवर का ही दूसरा नाम शारदा रिवर है। तो काली रिवर और शारदा का नाम दूसरा क्यों है? तो काली रिवर इसको है ना नेपाल में जाना जाता है, नेपाल में इसका नाम काली रिवर है, लेकिन इंडिया में इसका क्या नाम है? शारदा। तो क्या है शारदा रिवर, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के बाद जब भी शारदा रिवर का नाम आए तो आपके सामने ये सारी चीजें फ्लेक्स हो जाएगी। तो इट ओरिजिनेटेड इन नेपाल एंड फ्लोज ओनली इन इंडिया। तो अब देखो नेपाल में ओरिजिनेट होती है लेकिन ओनली इंडिया में फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गया। इट्स ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। नहीं, ये यमुना का नहीं है, ये गंगा रिवर का है। और इट जॉइंस द गंगा रिवर डायरेक्टली, ये भी गलत बात है। इट इज नॉन एज ए काली रिवर इन इट्स अपर। यस, जब नेपाल के भाग में इसको किस नाम से जाना जाता है? काली रिवर में। ये गंगा रिवर में डायरेक्टली नहीं ऐड होती है, इससे पहले नदी होती है घाघरा। तो ये घाघरा रिवर में मिलती है और घाघरा रिवर फिर जाके आगे बहराइच में, बहराइच जो यूपी का है, और वहां किस में मिल जाती है? गंगा रिवर में। ठीक है, तो शारदा रिवर को पहले किस नाम से जाना जाता है? काली रिवर के नाम से। कौन सी रिवर? काली रिवर। और काली रिवर फिर किस में जाके मिल जाती है? घाघरा रिवर में। और घाघरा किस में मिल जाती है बाद में जाके? गंगा रिवर में। ठीक है, शारदा रिवर एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो इंडिया और नेपाल दोनों को बॉर्डर साझा करती है। और इसका अपर कोर्स में नाम इसका क्या है? काली रिवर। और ये कहाँ से निकलती है? जो आपका ग्रेट हिमालयज है और जो आपका नंदा देवी मसीफ है। कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी हिल्स भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ईस्टर्न स्लोप से ये निकलती है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच ये नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। और माउंटेन्स के उतरने के बाद ये बर्मा देवी मंडी, जो नेपाल का प्लेन्स है बर्मा देवी मंडी, उसमें प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर ये बानबासा उत्तराखंड के पास स्थित शारदा बैरेज बनता है। जब शारदा बैरेज है बानबासा उत्तराखंड में, उसके बाद इसका नाम शारदा रिवर भी बढ़ जाता है। शारदा रिवर कब बढ़ता है? जब शारदा बैरेज है, बैराज का मतलब होता है वो डैम बोलते हैं उसको, बैराज। ठीक है, तो उसके बाद इसका नाम क्या होता है? शारदा रिवर। और ये कहाँ है? उत्तराखंड के बनबसा डिस्ट्रिक्ट में। आगे चलकर उत्तर प्रदेश के घाघरा रिवर में ये मिल जाती है। कौन सी रिवर में? घाघरा रिवर में। और हाल ही में टनकपुर चंपावत उत्तराखंड में शारदा रिवर के कॉरिडोर की फाउंडेशन की स्टोन रखी गई। किसके द्वारा? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा। तो इसका कॉरिडोर बन रहा था, इसलिए शारदा रिवर अभी चर्चा में आई है। तो शारदा रिवर आपको 4 पॉइंट याद रहेंगे। जैसे ये काली रिवर की ऊपर अपर कर्स में काली निकले, और ये आपको काला पानी विवाद भी आपने सुना था।
उसी के आसपास से इसका ओरिजिनेट है। जो नंदा देवी मसीफ, मसीफ मतलब क्या होता है ये चीज समझ लेना। जब बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स का ग्रुप होता है, उसे मसीफ बोला जाता है। तो नंदा देवी हिल्स और ग्रेट हिमालय के बीच में से इसका ओरिजिन होता है। काली, काली के बाद इसका शारदा, जो शारदा बैरेज है उसके बाद इसका नाम शारदा रिवर पड़ जाता है, और फिर ये घाघरा में मिलती है, और घाघरा फिर जाके आगे किसमें मिल जाती है, गंगा रिवर में। दूसरा क्वेश्चन आपका है सेशल्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सेशल्स क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है, आपने सुना होगा नाम, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे मतलब सेशल्स होता है, ठीक है, तो ये आप राय याद रख सकते हैं। इट इज लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट एशिया, नहीं ये गलत बात है, ये लैंडलॉक बिल्कुल भी नहीं है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली कोरल एटॉल्स विथ नो ग्रेनिटिक आइलैंड, नहीं ये बात भी गलत है। इट्स कैपिटल सिटी इज विक्टोरिया, यस ये सही बात है। इट इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन, नहीं ये अटलांटिक ओशियन में नहीं होकर इंडियन ओशियन में। कौन से ओशियन में, इंडियन ओशियन में, और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, विक्टोरिया। तो ये आप देख रहे हैं तंजानिया है, और यहाँ जो अफ्रीकन महाद्वीप है और ये मेडागास्कर है, उसके बीच ये द्वीप है, इसका क्या नाम है, सेशल्स, और इसकी कैपिटल सिटी का क्या नाम है, विक्टोरिया। तो अभी चर्चा में क्यों आया था सेशल्स, तो हाल ही में इंडिया और सेशल के एक बिजनेस राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, वो बॉम्बे में हुई थी, और इस पे चर्चा की गई कि हम ब्लू इकोनॉमी जो है उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कोऑपरेशन पर बढ़ाने की चर्चा हुई थी। ये कि क्या किस प्रकार का आइलैंड कंट्री है, आर्किपेलागिक है। आर्किपेलागिक वो होते हैं जिसके चारों तरफ से पानी होता है, उनको क्या बोलते हैं, आर्किपेलागिक आइलैंड्स। ये आइलैंड का एक टाइप होता है, आइलैंड्स मतलब आइलैंड का एक टाइप होता है, और जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्किपेलागिक, जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन में स्थित है। ये अटलांटिक ओशियन में ना होकर इंडियन ओशियन में है। सेशल्स में कुल लगभग 115 आइलैंड है, लेकिन 8 ही परमानेंटली इनहेबिटेड है, मतलब जहाँ 8 ही द्वीप पर लोग रहते हैं, बाकी पे नहीं रहते हैं। इसकी कैपिटल सिटी विक्टोरिया है, जो माहे आइलैंड पर स्थित है। सेशल्स 2 मेन आइलैंड ग्रुप से मिलकर बना होता है, एक तो है माहे ग्रुप और दूसरा है कोरलन आइलैंड्स। तो माहे ग्रुप है, इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है, विक्टोरिया। और सेशल्स की जो हाईएस्ट पॉइंट की बात करें वो है मॉर्नेस सेशेलियोस, क्या नाम है, मॉर्नेस सेशेलियोस। हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में चर्चा में रहा सिपकी ला पास किस राज्य में स्थित है। अब देखो कैलाश मानसरोवर का भी आपको पता है चाइना के होते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचा जाता है, लेकिन इसका वैकल्पिक मार्ग अभी कहाँ खोजा गया है, सिपकी ला पास में। तो सिपकी ला पास कहाँ पे है, सिपकी ला पास कहाँ पे है, ये आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सिपकी ला पास, सॉरी करेक्ट कर लूंगा, मैं आपको करेक्ट करता हूँ, सॉरी आप सबको। ये उत्तराखंड में नहीं होके ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कन्नौर में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है सिपकी ला पास। सिपकी ला पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये इंडिया चाइना बॉर्डर का काम करता है, ठीक है, इंडिया और चाइना बॉर्डर के पास स्थित है। क्या नाम है इसका, सिपकी ला, और इसका एल्टीट्यूड लगभग 3930 मीटर है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में भी एक है। तो हाईएस्ट मोटरेबल पास की बात करें तो अभी सबसे बड़ा मोटरेबल पास कौन सा है, मगिला। जो मगिला पास है वो अभी हाईएस्ट है, और उसका लगभग 19,400 फीट की ऊंचाई पर है, हाईएस्ट मोटरेबल। उससे पहले आपको पता था उमलिंगला था, कौन सा, उमलिंगला पास भी 19,000 लगभग 100 के आसपास का फीट ऊंचाई पे था, हाईएस्ट मोटरेबल, जहाँ मतलब अभी मोटर पहुंच सकती है, जहाँ गाड़ी जा सकती है। अभी सबसे ऊंचा कौन सा है, मगिला पास। ये भी कहाँ स्थित है, लद्दाख में, ठीक है। पास लाइन एक्चुअल एलएसी पर स्थित एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री पोस्ट है। सिपकी पास का पुराना नाम क्या था, पेमाला। कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए तो पेमाला क्या है, पेमाला कहाँ पे स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। इसी किसका दूसरा नाम है, ये सिपकी ला का,
शिपकिला का दूसरा नाम है। और इसी पास से होकर गुजरती है इंडिया की एक मोस्ट इंपोर्टेंट नदी, जिससे क्या नाम है, सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। आप कभी आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि सतलज नदी का नाम तिब्बत में क्या है, इसका नाम है लैंगक्वेन जेंगबो। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, लैंगक्वेन जेंगबो किस नदी का नाम है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सतलज रिवर। और ये फिर इसी पास के माध्यम से तिब्बत से इंडिया में प्रवेश करते हो। सतलज का नाम क्या रहा है? लैंगक्वेन जेंगबो। ये पास एंशिएंट सिल्क रूट का भी काम कर रहा था। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूट के रूप में इसे एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 3-4 पॉइंट अपन याद रख सकते हैं कि शिपकिला पास कहाँ पे है? किन्नौर में। किन्नौर कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसका पुराना नाम क्या था? पेमाला। और ये हाईएस्ट मोटरेबल पास था किसी जमाने में, लेकिन अभी कौन सा है? मगीला। और इससे होकर कौन सी नदी गुजरती है? सतलज रिवर। और जिसका नाम तिब्बत में क्या है? लैंगक्वेन जेंगबो। तो ये आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप समझ में आए होंगे। हाल ही में झारखंड में जंगल सफारी और इको कॉटेज लॉन्च किए जाने के कारण चर्चा में रहा दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो झारखंड की ये जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जो जमशेदपुर डिवीजन है उसमें डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट सिंहभूम, उस पे स्थित है कौन? दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये किस लिए चर्चा में है? कभी अभी इसमें जंगल सफारी और 30 से ज्यादा इको कॉटेजेस बनाए गए हैं। किसके द्वारा? ये अभी इनका उद्घाटन किया गया था जो आपके झारखंड राज्य के सीएम के द्वारा, हेमंत सोरेन। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। ये दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, जो जमशेदपुर के पास स्थित है। और ये सेंचुरी जो डालमा हिल्स है ये कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पठार में। कौन सा पठार? छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। कौन सा? ये डालमा हिल्स और ये डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना 1975 में की गई और ये फेमस है इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारी मात्रा में आपको एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे? डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हाल ही में यहाँ जंगल सफारी लॉन्च की गई और 30 इको कॉटेजेस की भी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। तो डालमा सेंचुरी का नाम लोकल गॉडेस डालमा माई के नाम पे रखा गया है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है जो सुवर्णरेखा रिवर बेसिन और दिमना लेक कैचमेंट में आता है। तो अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, सुवर्णरेखा रिवर कौन सी रेखा? सुवर्ण रेखा रिवर। तो सुवर्णरेखा रिवर का रांची के आसपास इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद यार ओडिशा वेस्ट बंगाल से होते हुए वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो सुवर्णरेखा रिवर किस तो डालमा, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा रिवर कहाँ से निकलती है ओरिजिन? इसका रांची झारखंड से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो आपका डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसके लिए फेमस है? फॉर द एलिफेंट। एलिफेंट की बहुत अच्छी मात्रा यहाँ देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत और अमेरिका बीच तकनीकी व्यापार बढ़ाने के लिए संदर्भ में चर्चा में रहे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका डाटा स्टोरेज में नहीं होता, नेटवर्क सिक्योरिटी में भी नहीं होता, पावर मैनेजमेंट में भी नहीं होता। इसका है पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर ग्राफिक्स एंड एआई कंप्यूटेशन में इसका यूज किया जाता है। किसका नाम? जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आपने इससे पहले सुना होगा वर्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जीपीयू और सीपीयू में क्या क्या डिफरेंसेस है? सीपीयू हमेशा है ना, मतलब नॉर्मल जो आप काम के लिए यूज कर ले रहे हैं, और जीपीयू का काम जब गेमिंग हो गए, एआई से रिलेटेड चीजें होती है, तो मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? जीपीयू के लिए। जो मतलब हाई क्वालिटी की चीजें जब करनी होती है तो उसमें किसका यूज किया जाता है? जीपीयू का, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो मल्टीपल कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली कर सकता है।
अब वो क्या करता है, जो सीपीयू होता है वो नॉर्मल मतलब आगे से आगे की करता है, लेकिन ये एक ही साथ मल्टीपल कैलकुलेशन करने में भी होता है। इसके अलावा ये 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग को तेज करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। जीपीयू का कोर स्ट्रेंथ क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग, जहाँ कई प्रोसेसर एक ही टास्क को अलग अलग हिस्सों पर काम करते हैं। तो ये मतलब इसमें बहुत जल्दी भी हो जाता है और टाइम टेकिंग भी चीजें नहीं है। तो ये इसमें कौन सी प्रोसेसिंग होती है? पैरेलल प्रोसेसिंग। ये किस पे डिपेंडेंट है? पैरेलल प्रोसेसिंग पे। सीपीयू क्या होता है? सीक्वेंशियल टास्क होता है। जब सीपीयू होता है तो मतलब सीक्वेंस में काम करता है कि एक काम हो गया उसके बाद अगला, लेकिन ये उसी उसी टाइम में बहुत सारी चीजों पे एक साथ काम कर सकता है। और जीपीयू क्या होता है? हैवी कंप्यूटेशन टास्क में एफिशिएंट होता है, मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। और जीपीयू का इस जीपीयू के पास अपनी डेडिकेटेड रैम होती है, जिसे क्या कहा जाता है? वीआरएम, रैम। और ये लार्ज डाटा हैंडलिंग में भी मदद करती है। मॉडर्न जीपीयूज डाटा सेंटर्स, मॉडर्न जो जीपीयूज डाटा सेंटर होते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी करेंसी का जो माइनिंग है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब अभी इंडिया यूएस का जो ट्रेड हुआ है, उस एग्रीमेंट में जीपीयूज को एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी माना गया है, इस कारण जीपीयू चर्चा में आया था। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। जीपीयू होता है जो पैरेलल प्रोसेसिंग में काम करता है, और ये मतलब बहुत सारे टास्क पे एक साथ काम कर सकता है। लेकिन जो आपका सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो एक सिक्वेंशियल टास्क में होता है, वो मतलब टाइम टेकिंग चीजें करता है। तो इसीलिए जो अभी भी एआई रिलेटेड हो गई, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, क्रिप्टो करेंसी से माइनिंग हो गई, तो इन सारी चीजों में किसका यूटिलाइज किया जाता है? जो गेमिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, इन सब में किसका यूटिलाइज किया जाता है? जीपीयूज का। हाल ही में समग्र विकास योजना के कारण चर्चा में रहा कोंडा विडू फोर्ट किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है? कोंडाविडू कोंडाविडू ये आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गुंटूर में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। और ये 1000 फीट हिल्स की, ये मतलब 1050 फीट हिल है, उसके एलिवेशन पर स्थित है। और ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा हिल फोर्ट भी माना जाता है। क्या नाम है इसका? कोंडाविडू फोर्ट। ये मतलब हिली बहुत एक किसी पहाड़ी पर स्थित है, और वो लगभग 1050 फीट की पहाड़ी है। फोर्ट का निर्माण तेलुगु चोड़ास के समय हुआ, और बाद में इसे काकतीय ने इसे मजबूत किया था। कौन किसने? काकतीय वंश था। काकतीय वंश ने इसको मजबूत किया। पोरलया वेम्मा रेड्डी ने 1323 ईडी में अपनी जो कैपिटल सिटी थी वडंकी से कोडाविडू स्थानांतरित की। इसके बाद ये फेमस हो गया। किसने? पोरलया वेम्मा रेड्डी। तो आप ये भी मान सकते हैं कि इसके जो पहले अधिकारी थे वो कौन थे? कोंडाविडू फोर्ट के पोरलया वेम्मा रेड्डी। इस फोर्ट पे गजपतिस भी रहे थे, बामनी सुल्तान्स भी रहे थे, विजयनगर एम्पायर का भी बहुत समय कब्जा रहा था, गोलकोंडा उनका भी रहा, मुगल्स थे, फ्रेंच और ब्रिटिश शासन का भी इस फोर्ट पे काफी राज रहा था। ठीक है। और इसका जो आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट है वो हिंदू प्लस इस्लामिक स्टाइल और क्लियर ब्लेंड दिखाई देता है। और ये इसी में अभी हाल ही में जो इसका एक्सकेवेशन हुआ तो उसमें इसमें बुद्धिस्ट स्तूपा के भी रिमेन्स भी मिले। तो आप याद रख सकते हैं कोंडाविडू फोर्ट कहाँ पे है? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। और ये गोदावरी रिवर के आसपास का रीजन भी है। गोदावरी रिवर के आसपास का भी रीजन है कोंडाविडू फोर्ट। हाल ही में खोजी गई नई चींटी की प्रजाति है पॉलीक्राइचिस गार्बेन जेनेसिस, किस रिजर्व फॉरेस्ट से संबंधित है? तो आपको जब अभी कोई भी नई चीजें खोजी जा रही है तो उसके पूरे नाम पे फोकस करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्या? गार्बघंगेसिस। तो ये इसका सही आगे गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में। तो ये क्या है? गर्भगेंसिस, ये नाम से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये कहाँ है। गारभंगा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये भी गुवाहाटी के आसपास आसाम में। ओरांग भी किसमें है? आसाम में। काजीरंगा भी आसाम में, और मानस भी, ये भी किसमें है? आसाम में। तो एक चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम पॉलीक्राइचिस रखा गया है। पॉलीक्राइचिस गर्भंगेनेसिस। ये किसकी प्रजाति है? आंटीस्पीस की। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना आपको, बस ये आपका गुवाहाटी के आसपास आउटस्कर्ट्स में एक आसाम में खोजा गया,
कहाँ है? गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट में। और इस प्लेस ऑफ डिस्कवरी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और ये ग्रुप इंडिया में केवल तीसरी रिकॉर्डेड स्पीसीज में आता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा देशव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की औपचारिक आगाज किस स्थान से किया गया? कि देशव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता, हम जो दलहन है, जो पल्सेस है, उसमें हम खुद है ना सेल्फ रिलायंस रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम किसी आयात बिल्कुल भी नहीं करें, हम इसमें क्या करें? एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया को, ठीक है, हम खुद एक्सपोर्ट इसको नहीं करेंगे। तो यह भी रखा गया आमलाला सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो ये आपको पता है शिवराज सिंह चौहान कहाँ से हैं? एमपी से हैं, तो मोस्टली चीजें एमपी से शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। ये कहाँ पे है? अमलला सीहोर डिस्ट्रिक्ट का एमपी से शुरुआत की है। और इसमें क्या है कि जो दाल मिल लगाएंगे उन पर 25 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। और इस मिशन का उद्देश्य है कि भारत में दालों की आत्मनिर्भरता बने, आयात पर निर्भरता को हमें खत्म करना है। सरकार का फोकस है सीड टू मार्केट, सारी चीजें अपने यही हो, कहीं किसी दूसरे देश पे हम डिपेंड नहीं रहे। और पूरी जो वैल्यू चेन है उस पर है सीड टू मार्केट, मतलब बीज भी हम उगाएं और पूरे मार्केट में हम भी बेचें, हम भी खरीदें और सारी चीजें हमारे थ्रू हो, ठीक है। और मिशन में क्लस्टर मॉडल होगा, सीड विलेजेस बनेंगे, 1000 से ज्यादा दाल मिल्स की योजना भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत अपना पहला पोर्ट कॉल कहाँ पूरा किया है? तो इसका सही आंसर है आपका सलाला, ओमान में। अब ये लोकायन 26 क्या है? ये एक 10 मंथ की जर्नी है, 10 मंथ की एक जर्नी है। जो आपकी अपनी शिप है, इसका नाम है सुदर्शनी। ये सुदर्शनी नाव क्या करेगी? ये इंडिया से स्टार्ट होके, मतलब अगले 10 मंथ तक लगभग 18 से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है उस पे जाएगी। और क्या संदेश देगी? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, सभी संसार मेरा परिवार है, उसी संदेश को लेके वो जाती है। और इसके साथ ये मतलब उन जो भी देश जाएगी वहां पे उनके लिए ओपन करती है, जो उनके स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी चीजें कर तो ये एक सेल ट्रेनिंग शिप है जो लगभग 10 महीने की महासागरीय यात्रा पर है। इसका पहला पोर्ट कॉल कहाँ हुआ है? सालाला, ओमान में, अभी हाल ही में। और इसके बाद भारत और ओमान के बीच समुद्री सहयोग और मित्रता को मजबूत करने के लिए भी उद्देश्य से भी इसकी मुलाकात होती है, ठीक है। लोकायन 26 का लक्ष्य है भारत की समुद्री विरासत को विश्व के सामने प्रस्तुत करना। जो भारत की समुद्र विरासत है कि हम सिर्फ कब्जा नहीं करने आए हैं समुद्र पे, हम वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, इसी संदेश को हम देना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो रॉयल नेवी ऑफ ओमान है उनके साथ भी इसका मैत्रीपूर्ण संवाद हुआ और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को भी इससे बढ़ावा मिलता है। तो इसका नाम होगा आईएनएस सुदर्शनी। किससे रिलेटेड है? आईएनएस सुदर्शनी, लोकायन 26 जो प्रोग्राम चल रहा है, लोकायान 26। तो ये क्वेश्चन सीधा आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, आईएनएस सुदर्शनी। आपका लास्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार ब्लू इकोनॉमी मिशन का नेतृत्व कौन सा राज्य अन्य तटीय राज्यों के साथ मिलकर करेगा? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र क्या करेगा? दूसरे राज्यों के साथ मिलकर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भागीदारी मिलेगी। अब जब विकसित भारत बजट 2026 हुआ उसके बाद इनकी मीटिंग कहाँ थी? आंध्र प्रदेश में। ब्लू इकोनॉमी में मत्स्य पालन, समुद्री निर्यात आता है, तटीय अवसंरचना और समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियां शामिल है किसमें? ब्लू इकोनॉमी में। और इसके साथ आंध्र प्रदेश लंबी तटरेखा आपको पता साझा करता है और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और विशेष बंदरगाहों पर मछली उतारने के लिए निर्यात मानने मसूरा को भी इससे आय बढ़ेगी। और इससे एक और सिंचाई परियोजना है आंध्र प्रदेश की जिसका नाम है पोलावरम। एक मल्टीपर्पज सिंचाई परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में अभी विकसित हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, वो भी किसमें है? जो वर्ल्ड का लगभग हाईएस्ट, मतलब जो मल्टीपर्पज आप सिंचाई जो इरिगेशन सिस्टम है वो कौन सा है? कालेश्वरम। उसके बाद है अभी पोलावरम। ये दोनों किस पे हैं? गोदावरी रिवर पर, गोदावरी रिवर पर।
2027 के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक रोड मैप अभी से जो 2026 का बजट हुआ उससे हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छी रही होगी आपके लिए। आप सारे जो करंट अफेयर्स है विद स्टैटिक जीके आपने याद किए होंगे और आपका ज़्यादा समय मैंने खराब नहीं किया। जितनी चीज़ें हुई इसमें मैं ये इधर उधर की बातें नहीं करके आपके लिए जो चीज़ें काम की है वो लेके आता रहता हूँ। ये सिर्फ मैं आज नहीं लेके आया हूँ, आपके लिए डेली ये क्लासेज रहेगी सुबह 7 बजे मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा और आने वाले समय में हम इस क्लास को भी लाइव करेंगे। ठीक है, आपके सामने सब आपके क्वेश्चन होंगे और आशा करते हैं कि ये क्लास बहुत अच्छी होगी। इसकी पीडीएफ अपने करंट क्रैकर्स जो टेलीग्राम चैनल है वहां से ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें और हमारे चैनल को जाके आप देखेंगे तो पता चल जाएगा हम किन किन चीजों पे काम कर रहे हैं और आपको उनसे मदद मिल सकती है। शुक्रिया, आज का दिन बहुत अच्छा रहे आपका। आप सभी का धन्यवाद।